टारगेट सैल्यूट गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 सोशल स्टडीज का चैप्टर 6 द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जो पिछला चैप्टर हमने कंप्लीट किया था ये उसी का एक्सटेंशन है। उसमें जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे अब हम उसी पे बिल्ड करेंगे इस चैप्टर पे। एंड अगेन ये एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर क्लास 8 बट ऑल्सो फॉर फ्यूचर एग्जाम्स एंड कम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसा कि हमारा स्टाइल है, एकदम सिंपल वे में चैप्टर को फटाफट कंप्लीट कर लेंगे पूरी अच्छी तरह से समझ के। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर के बड़े बड़े क्वेश्चंस आंसर करने से पहले, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने से पहले एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज समझते हैं। हमारी जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो अब चेंज हो गई है। इंडिया के पास है अब एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग और उसके बारे में आपके चैप्टर में बताया गया है, तो पहले वो कवर करते हैं। ये जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसका जो शेप है ना वो स्क्वायर है ना वो राउंड है, वो एक सॉफ्ट ट्राइंगल का शेप है। और ये यूनिक शेप क्यों दिया गया है? क्योंकि इसके जो 3 साइड्स हैं ट्राइंगल के, उसका कुछ मतलब है। दे रिफ्लेक्ट बैलेंस, इंक्लूसिविटी एंड पर्पस। तो जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के 3 साइड्स हैं, दे शो बैलेंस, इंक्लूसिविटी और पर्पस। ये सिंबोलिज्म रिप्रेजेंट करने के लिए बिल्डिंग का ऐसा शेप रखा गया है। ये बिल्डिंग नए ग्रीन कंस्ट्रक्शन से बनी हुई है जिसकी वजह से ये 30% कम इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करती है। इसका मतलब इसका कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा मॉडर्न और इको फ्रेंडली है। अंदर से भी ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। बहुत सारी कार्विंग्स हैं जैसे कि पीकॉक्स, लोटस, ट्राइबल आर्ट, टेम्पल पैटर्न्स, फ्रीडम फाइटर्स। कोई भी चीज जो इंडिया के कल्चर से, हेरिटेज से जुड़ी हुई है, उनकी कार्विंग्स अंदर करी गई हैं। अशोकन एम्ब्लेम भी है ऑफ कोर्स, और बहुत सारे एंशिएंट सिंबल्स भी हैं। ये सब क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी डेमोक्रेसी हमेशा आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन अगर उसके रूट्स स्ट्रांग नहीं है, वो अपने रूट्स पे जुड़ी हुई नहीं है, अपने पास्ट को भूल जाएगी, तो वो एक अच्छी डेमोक्रेसी कभी नहीं बन सकती। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग डिजाइन करी गई है। तो हमारी जो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग थी उसको अब कहा जाता है संविधान सदन। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई थी 1920s में। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो इसी बिल्डिंग में मिलते थे और डिस्कशंस करते थे। और ये अबाउट 70 इयर्स तक हमारा पार्लियामेंट हाउस रहा है। अब जो नई बिल्डिंग बन गई है इसको बोला जाता है सांसद भवन। ये भी न्यू दिल्ली में है और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था हमारी ग्रोइंग मॉडर्न नीड्स को अकोमोडेट करने के लिए, जैसे नई टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और सेफ्टी। आज जो हम ये पार्लियामेंट की बात कर पा रहे हैं, इलेक्शंस की बात कर पा रहे हैं, all of this is because India is an independent country। हमारे इंडिपेंडेंस के लिए बहुत लोगों ने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस दिए। आज के टाइम में कहीं ना कहीं शायद हम ये सब भूलते भी जा रहे हैं। उनकी जो स्ट्रगल थी, उन्होंने जो मेहनत करी, आज हमें ये क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए। इंडिपेंडेंट इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें है बहुत सारे अच्छे फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। अगर आपने हमारा वो चैप्टर नहीं देखा है तो आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और जाके वो चैप्टर पहले अच्छे से समझ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक टोटल 18 लोकसभा के इलेक्शंस हो चुके हैं। जो पहला हुआ था वो 1952 में हुआ था और जो 18th था वो जून 2024 में हुआ था। पिछले चैप्टर में हमने लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही बता दिया था कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेन एलिमेंट्स, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द 2 हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं या लोअर हाउस भी कहते हैं, और राज्यसभा को हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट या अपर हाउस भी कहते हैं। और जो भी ऐसा पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे लेजिस्लेचर में 2 हाउसेज होते हैं, मतलब लोअर हाउस एंड अपर हाउस, उसको कहा जाता है बाय कैमरल सिस्टम। बाय का मतलब हो गया 2 और कैमरल का मतलब हो गया चेंबर या हाउस। इसीलिए इंडिया में बाय कैमरल सिस्टम फॉलो होता है, क्योंकि हमारे पास लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लोकसभा में मैक्सिमम 550 सीट्स हो सकती हैं बस। पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि फिलहाल 543 हैं, ठीक है। और ये हम आपको बता चुके हैं कि जो राज्यसभा में एमपीज इलेक्ट होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से होते हैं, और राज्यसभा में कितनी सीट्स होंगी, कितने एमपीज रिप्रेजेंट होंगे, ये सब डिपेंड करता है हर स्टेट की पॉपुलेशन पे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो उस समय बहुत डिस्कशन होता था कि क्या इंडिया को एक बाय कैमरल सिस्टम की जरूरत भी है, क्या हमें 2 हाउसेज चाहिए। लेकिन उस समय ये सोचा गया कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स कंट्री है कि इंडिपेंडेंट इंडिया के सारे चैलेंजेस को फुलफिल करने के लिए हमें 2 हाउसेज चाहिए होंगे। दिस वाज क्रिएटेड इन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म।
अब फेडरलिज्म क्या होता है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फेडरलिज्म एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इंडिया में फेडरलिज्म फॉलो किया जाता है। ये होता क्या है? ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जहाँ पे पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडीज। कुछ चीजों में हो सकता है सेंटर के पास ज्यादा पावर हो, कुछ चीजों में स्टेट्स के पास और कुछ चीजों में लोकल गवर्नमेंट्स के पास। फेडरलिज्म का फायदा ये होता है कि देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस बिटवीन नेशनल यूनिटी एंड लोकल इंटरेस्ट्स। स्टेट्स जो है वो साथ मिलके देश के लिए भी काम करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल नीड्स भी सेटिस्फाई होती हैं। तो ये होता है फेडरलिज्म, एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे पावर जो है वो ढंग से डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। और इंडिया जो है ये फेडरलिज्म फॉलो करता है और इसी के चलते एक बाय कैमरल सिस्टम होना अच्छा है, क्योंकि बाय कैमरल सिस्टम इज फॉलोड इन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमें बताया गया है कि हमने दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी अच्छा था वो हमने बोरो किया था। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये हमने ब्रिटेन के सिस्टम से इंस्पायर होकर यूज किया है। लेकिन हर चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोरोड नहीं है। बहुत कुछ जो है वो हमारे अपने ट्रेडिशंस, हमारे अपने कल्चर और एक्सपीरियंस से भी आता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, ब्रिटिश राज के अंडर में जो भी उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ कि ब्रिटिश लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे चला रहे हैं, हमने उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी सीखा। फिर जो हमारे एंशिएंट रिपब्लिक्स थे जिनको हम कहते थे महाजनपद, हमें ये भी याद था कि वो कैसे फंक्शन करते हैं एफिशिएंटली। या फिर जो विलेज पंचायत होती थी जहाँ पे जो विलेज के बड़े बुजुर्ग होते थे वो साथ में आके डिसीजंस लेते थे। तो ये सारी चीजों को याद रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो पार्लियामेंट के इलेक्शन के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ लिया पिछले चैप्टर में भी और इस चैप्टर में भी। लेकिन अब समझते हैं कि जो पार्लियामेंट है उसका फंक्शन क्या होता है। और इतने सारे लोग साथ में काम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उनको कोई ना कोई लीडर चाहिए होगा, कोई ना कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहिए होगा। तो जो लोअर हाउस है मतलब लोकसभा, उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कहा जाता है स्पीकर। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो गए वो एक तरह से जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना, वैसे हो गए। बिकॉज द स्पीकर इंश्योर्स कि सारे सेशंस जो हैं वो ढंग से कंडक्ट हो, लोकसभा के सारे लोगों को बोलने का मौका मिले, डिसिप्लिन मेंटेन हो और सारे रूल्स फॉलो हो। तो सारे लोकसभा के मेंबर्स जो हैं वो किसी को इलेक्ट करते हैं एंड दैट पर्सन इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हम कहते हैं स्पीकर। इसी तरह से राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही और शी इज द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। जो काम स्पीकर करते हैं लोकसभा में वही काम वाइस प्रेसिडेंट करते हैं राज्यसभा में। और पार्लियामेंट में जो कुछ भी डिस्कशंस होते हैं वो आम जनता तक पहुंच सके, लोग उसको समझ सके, इसलिए हमारी कंट्री में जितना भी पार्लियामेंट्री डिस्कशन है उसका लाइव ट्रांसलेशन प्रोवाइड किया जाता है बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस में। पहले ये इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड किया जाता था सिर्फ 12 लैंग्वेजेस में, लेकिन रिसेंटली इसमें 6 और लैंग्वेजेस ऐड करी गई। फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि इसमें और भी लैंग्वेजेस ऐड हो जाएंगी। तो जो भी पार्लियामेंट्री डिस्कशंस हैं वो इन सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा, कोई भी उनको देख सकता है। हमारी पार्लियामेंट के बेसिकली 2 फंक्शंस होते हैं, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव फंक्शन का मतलब होता है लॉज बनाना और एग्जीक्यूटिव फंक्शन का मतलब होता है उन्हीं लॉज को इम्प्लीमेंट करना, ऑन ग्राउंड एक्शन में लाना। जब लेजिस्लेटिव फंक्शन की बात करते हैं तो जो पूरा पार्लियामेंट है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो या वो प्रेसिडेंट हो, जब हम पार्लियामेंट बोलते हैं तो इसका मतलब हम इन 3 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है वो ये तीनों ही पूरे करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो कौन पूरा करता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है वो सरकार बनाती है, वो सारे एमपीज होते हैं और उसी पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर चुने जाते हैं वो बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो सारे एमपीज में से अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूज करते हैं। वो चूज करते हैं कि ठीक है मेरे पास ये 543 एमपीज लोकसभा में है, मेरे पास 245 एमपीज राज्यसभा में है, तो इनमें से कौन किस चीज में अच्छा है और मैं किसको कौन सी जिम्मेदारी दूं। तो जरूरी नहीं है कि सबके सब कोई ना कोई मिनिस्टर बने, लेकिन प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं कि हाँ भाई ये इंसान इस चीज में अच्छा है, ये एमपी इस चीज में अच्छा है, तो मैं इसको रेलवे मिनिस्टर बना देता हूँ या फिर मैं इसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना देता हूँ। तो द प्राइम मिनिस्टर चूजेस हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और एग्जीक्यूटिव मतलब लॉज को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी होती है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर की। अब आगे बढ़ते हैं और इन दोनों फंक्शंस को डिटेल में पढ़ लेते हैं। जब हम पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव फंक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली 4 होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, लॉ मेकिंग फंक्शन, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि पार्लियामेंट को ये चारों फंक्शन पूरे करने होंगे और इन चारों चीजों को हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। ये सभी चीजें लॉ मेकिंग से रिलेटेड हैं, इसीलिए इनको लेजिस्लेटिव फंक्शन कहा जाता है। और पूरा पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट इसको पूरा करते हैं। इसमें से पहला फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। पार्लियामेंट की डायरेक्ट जिम्मेदारी बनती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी दिया गया है, जो भी वैल्यूज दी गई हैं, उनको अपहोल्ड करने की और उनको फॉलो करने की। ये पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें कि
जो भी पार्लियामेंट चुनी जा रही है वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जैसे प्रिंसिपल्स पे चुनी जा रही है। हर इंडियन सिटीजन को बराबर वोटिंग का राइट मिला है, उसके बाद ही पार्लियामेंट बनी है। ये भी पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि उनको देखना है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर हो। कोई भी एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा और सब अपना काम ढंग से करेंगे। पार्लियामेंट का तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है इंश्योरिंग फेडरलिज्म, जो मैंने आपको बताया, पावर का सही डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। और चौथा कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है अपहोल्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब भी वो लॉज बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, तो उसमें उनको ध्यान रखना होगा कि जो सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट है या जो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उनमें से कुछ भी वायलेट ना हो, सब के सब फॉलो हो। दूसरा लेजिस्लेटिव फंक्शन जो है पार्लियामेंट का वो है लॉ मेकिंग। ये लेजिस्लेचर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका मेन काम यही होता है लॉज बनाना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत डिटेल में दिया गया है कि लॉ बनाने का प्रोसेस क्या होता है। लॉ बनने से पहले वो एक एक्ट होता है, ठीक है, जब तक वो एनफोर्स नहीं होता है तब तक वो एक एक्ट होता है। उसके लिए एक बिल बनाया जाता है। बिल का मतलब जो बिल हम लोग रेस्टोरेंट में पे करते हैं वो वाला नहीं। बिल का मतलब होता है एक ड्राफ्ट प्रपोजल। ये फाइनल प्रपोजल नहीं होता है, ड्राफ्ट होता है। जैसे हम लोग जब स्कूल का काम कर रहे होते हैं तो एक फाइनल वर्क होता है और एक रफ वर्क होता है जो आप सबमिट नहीं करते हो अल्टीमेटली, बट जो आप अपने वर्किंग के लिए यूज करते हो। तो जो भी लॉ इंट्रोड्यूस करना चाहती है पार्लियामेंट, उसके ऊपर एक ड्राफ्ट प्रपोजल बनाया जाता है और इस प्रपोजल को जब पार्लियामेंट अप्रूव कर देता है तब ये बिल जो है वो एक एक्ट बन जाता है। जब ये एक्ट इम्प्लीमेंट करा जाता है तो वो कहलाता है लॉ। समझ में आ गया? ड्राफ्ट प्रपोजल इज कॉल्ड अ बिल। जब वो बिल पूरा पार्लियामेंट का प्रोसेस फॉलो करके अप्रूव हो जाता है तब वो कहलाता है एक एक्ट, और जब वो एक्ट इम्प्लीमेंट होता है तब वो बन जाता है एक लॉ। इस चीज को ढंग से समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं RTE का। RTE एक एक्ट है जिसका फुल फॉर्म है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। एक्ट का आइडिया जो है वो 2009 से भी 100 साल पहले से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये फाइनली एक्ट बन पाया अगस्त 2009 में। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें भी ये मेंशन किया गया था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो चाहते थे कि सारे बच्चों को ढंग से एजुकेशन मिले। इंडिपेंडेंस के 10 साल के अंदर वो इस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, लेकिन ये हो नहीं पाया, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को बहुत सालों तक एजुकेशन नहीं मिला। फिर अर्ली 1990s में किसी ने कोर्ट में आर्ग्यू किया कि राइट टू एजुकेशन जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा होना चाहिए। राइट टू लाइफ हमारे फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा पहले भी था। तो जो भी इंसान था जिसने आर्ग्यू किया कोर्ट में, उन्होंने कहा कि राइट टू लाइफ का ही हिस्सा है राइट टू एजुकेशन। तो किसी इंसान को अगर अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है तो उसकी अच्छी लाइफ स्पेंड करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इफेक्टिवली हम राइट टू लाइफ को ही वायलेट कर रहे हैं। तो इसी कॉन्वर्सेशन के चलते 2002 में जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके अंडर में ये कहा गया कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, दे विल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन एजेस ऑफ 6 and 14। ये इंक्लूड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A में इन द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2022। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्स, इसलिए फिर से बता रही हूँ। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2002 में, जिसमें ये चीज इंक्लूड करी गई आर्टिकल 21A में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, दे विल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 14। उसके 6 साल बाद राज्यसभा में इसका बिल इंट्रोड्यूस किया गया। एक कमेटी बनाई गई जिन्होंने इस बिल को डिटेल में पढ़ा, समझा और अपने मॉडिफिकेशन सजेस्ट किए। फिर इस पे काफी डिस्कशन हुआ, चर्चा हुई, डिबेट हुआ कि फंडिंग कैसे होगी, स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, इतने सारे बच्चों को पढ़ाना, ये कैसे मैनेज होगा। फिर अगस्त 2009 में ये बिल जो है वो लोकसभा में पास हो गया। राज्यसभा में तो पहले ही इसका डिस्कशन हो चुका था, लोकसभा में भी पास हो गया और प्रेसिडेंट का भी इसको अप्रूवल मिल गया और ये बन गया एक एक्ट। इसी एक्ट के चलते बहुत सारे बच्चों को स्कूल अटेंड करने का रास्ता मिल गया, नए स्कूल के कंस्ट्रक्शन हो गए, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी मिलने लग गए। तो अगर हम एकदम सिंपल वे में ये प्रोसेस समझना चाहें कि एक बिल जो है वो एक्ट कैसे बनता है, तो उसकी शुरुआत होती है कोई भी हाउस, चाहे वो लोअर हाउस हो या वो अपर हाउस हो, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं पे भी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है। वहां पे जहाँ पे भी बिल इंट्रोड्यूस होता है वहां उसको पढ़ा जाता है, समझा जाता है, उसको एक स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया जाता है। अब स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है? स्टैंडिंग कमेटी एक परमानेंट कमेटी होती है जो एमपीज से बनी होती है, और एमपीज चेंज हो सकते हैं लेकिन कमेटी रहती है। कमेटी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता, उसके मेंबर्स चेंज हो सकते हैं। ये जो कमेटी है ये गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को समझती है, उसको चेक करती है, अगर अपने कोई सजेशंस होते हैं तो वो देती है, और अगर उनको कोई एक्शन नहीं समझ में आ रहा है गवर्नमेंट का तो सवाल भी पूछती है। तो उसको कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी। तो जब बिल की रीडिंग हो जाती है तो उसके बाद उसको स्टैंडिंग
कमेटी के पास भेजा जाता है। वहां पे वो लोग उसको डिस्कस करते हैं, हर क्लॉज को पढ़ते हैं, उसमें क्या अमेंडमेंट्स, क्या चेंजेस करने हैं उनको वो डिस्कस करते हैं, उस पे वोटिंग होती है, फिर पूरे बिल पे वोटिंग होती है। जितने भी एमपीज हैं वो डिस्कस करते हैं और वो वोट करते हैं कि क्या वो इस बिल के फेवर में है या नहीं है। जब वहां से पास हो जाता है तो फिर वो दूसरे हाउस में जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिल स्टार्ट हुआ था लोकसभा में, तो लोकसभा में ये पूरा प्रोसेस वोटिंग होने के बाद वो जाएगा राज्यसभा में, और अगर बिल स्टार्ट हुआ था राज्यसभा में तो वहां से पास होने के बाद वो जाएगा लोकसभा में। ठीक है, तो जो भी दूसरा हाउस होता है वहां पे बिल जाता है, फिर वहां पे यही प्रोसेस रिपीट होता है। वो भी बिल पढ़ते हैं, अपनी स्टैंडिंग कमेटी को देते हैं, वोटिंग होती है, अमेंडमेंट्स डिस्कस होते हैं, फाइनली ये बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास। जब प्रेसिडेंट इसको अप्रूव कर देते हैं तब ये एक गजेटेड नोटिफिकेशन की तरह लोगों को बताया जाता है कि अब ये बिल एक्ट बन चुका है, और जब ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ये कहलाएगा एक लॉ। अब इस पूरे प्रोसेस में मैंने कुछ वर्ड्स यूज किए जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ यूज किया था रीडिंग ऑफ द बिल। ये जो वर्ड है बिल की रीडिंग करना, ये एक्चुअली ब्रिटिश पार्लियामेंट से बोरो किया गया है। बहुत सारे एमपीज जो थे वो पहले के टाइम में इलिटरेट होते थे, मतलब वो पढ़ना नहीं जानते थे। तो एक क्लर्क होता था जो पढ़ना जानता था और वो बिल को पढ़ के एमपीज को सुनाता था, जिससे फिर एमपीज उस पर डिस्कस कर पाए। इसीलिए टर्म यूज होता है रीडिंग ऑफ द बिल। अब ऑफ कोर्स ये चीज चेंज हो गई है, अब एमपीज जो है वो खुद बिल पढ़ते हैं और उसके बाद डिस्कशन करते हैं। इसी तरह से दूसरा वर्ड जो मैंने यूज किया था वो था क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होता है। क्लॉज का मतलब होता है किसी भी बिल के पार्ट्स जो बिल के डिटेल्स को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने डिस्कस किया था राइट टू एजुकेशन वाले जो बिल में डिटेल थी कि 6 to 14 ईयर्स की एज के बच्चे, तो ये क्लॉज हो गया। ये आपको बता रहा है अ स्पेसिफिक डिटेल अबाउट दैट बिल। तो कोई भी चीज जो बिल की डिटेल्स बता रही है उसको हम बोलते हैं क्लॉज। और तीसरा वर्ड जो मैंने यूज किया था वो था गजेटेड नोटिफिकेशन। गजेट का मतलब होता है ऑफिशियल गवर्नमेंट पब्लिकेशन। तो गवर्नमेंट जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स अनाउंस करती है या ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अनाउंस करती है वो ऑफिशियल गवर्नमेंट पब्लिकेशन के थ्रू आता है, जिसको कहते हैं गजेट। समझ में आ गया? प्रीटी इजी, राइट? एक बार आप चीजें समझ जाते हो उसके बाद सब कुछ इजी लगने लगता है। लेकिन अब एक चीज फिर से यहाँ पे एक्सेप्शन है। मैंने आपको बताया था प्रोसेस की स्टार्टिंग में कि कोई भी बिल दोनों हाउसेस में से कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, राज्यसभा में या लोकसभा में। लेकिन कुछ ऐसे बिल होते हैं जो सिर्फ लोकसभा में स्टार्ट हो सकते हैं, राज्यसभा में वो नहीं स्टार्ट हो सकते। दीज बिल्स कैन बी ओनली टेबल्ड इन द लोकसभा। बिल को स्टार्ट करने को कहा जाता है बिल को टेबल करना। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के एक्सेप्शंस काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसी तरह का एक इंपॉर्टेंट बिल जो सिर्फ लोकसभा में स्टार्ट हो सकता है वो है मनी बिल। मनी बिल जो होता है वो किसी भी फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड जो बिल होता है उसको हम मनी बिल कहते हैं। वो टैक्सेशन के बारे में हो सकता है, गवर्नमेंट बोरोइंग, स्पेंडिंग, इन सब के बारे में हो सकता है। तो ये बेसिकली एक ड्राफ्ट लॉ होता है जो सिर्फ लोकसभा में स्टार्ट हो सकता है, और इसको स्टार्ट करने के लिए पहले प्रेसिडेंट को रिकमेंड करना पड़ेगा कि हमें ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद ही ये स्टार्ट होगा। और कहाँ स्टार्ट होगा? सिर्फ लोकसभा में। उसके बाद जाएगा राज्यसभा में फॉर अप्रूवल। तो अभी तक हमने दो फंक्शन डिस्कस कर लिए पार्लियामेंट के, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन और लॉ मेकिंग फंक्शन। जो तीसरा लेजिस्लेटिव फंक्शन है पार्लियामेंट का वो है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। मैंने आपको अभी बताया था कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो अलग होता है। जो लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि सरकार जो है वो ढंग से चले, और सरकार के डे टू डे फंक्शंस के जो भी डिसीजंस होते हैं वो भी यही लोग लेते हैं। ये जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यही सरकार को चला रहे होते हैं। तो डे टू डे के निर्णय जो हैं वो भी यही लोग लेते हैं, ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन लोगों से लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो सवाल भी पूछ सकते हैं। तो लोकसभा में एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसको क्वेश्चन आवर बोला जाता है। जनरली ये पार्लियामेंट्री सेशन का जो पहला घंटा होता है उसको क्वेश्चन आवर माना जाता है, जहाँ पे एमपीज जो है वो किसी भी मिनिस्टर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में, गवर्नमेंट एक्टिविटीज के बारे में। और ऐसा क्यों किया जाता है? जिससे जो भी एग्जीक्यूटिव हैं, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर हैं, जो लॉज को एक्चुअली इंप्लीमेंट कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, दे आर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। उनकी जवाबदारी बनती है टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। उनके सारे एक्शंस को जो बाकी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, या आप इसको इस चीज से और बेटर कर सकते हैं, एक्सेट्रा। इसी तरह से अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो स्पेशल कमिटीज भी बना सकती है, और ये कमिटीज मिनिस्ट्रीज से सवाल पूछ सकती हैं, उनकी पॉलिसीज के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकती हैं। इन कमिटीज में अलग अलग एमपीज हो सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये सब बातें सुन के आपको लग रहा होगा कि पार्लियामेंट कितना सीरियस होता है, वहाँ कितना ज्यादा डिस्कशन और डिबेट और ये सब हो रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट हमेशा फॉर्मल और सीरियस नहीं होता। वहाँ पे भी कभी कभी पोइट्री, कभी कभी ह्यूमर होता है, क्योंकि सब इंसान ही हैं, सब डिस्कशंस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी कभी कभी हंसी मजाक का माहौल हो जाता है। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि जब 2025-26 का यूनियन बजट प्रेजेंट कर रही थी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ऑन 1 फरवरी 2025, तो उन्होंने एक एंशिएंट
इंडियन तमिल पोइट्री बोली फ्रॉम अ बुक कॉल्ड तिरुकुरल। ये एक पुरानी एंशिएंट बुक है जो तमिल में लिखी गई है और उसका एक वर्स जो है वो निर्मला सीतारमन जी ने बोला था व्हेन शी वाज प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट। इसी तरह से 2011 की बात है, उस समय एमपी थी सुषमा स्वराज जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत ही अच्छी पॉलिटिशियन थी। तो वो जो है उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसको क्रिटिसाइज कर रही थी, तो उसको क्रिटिसाइज करने के लिए उन्होंने डायरेक्टली बोलने के बजाय एक पोएटिक वर्ड्स बोला था, एक पोएम बोली थी, जिसका जवाब उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने भी एक पोएम से ही दिया था। तो ये सब चीजें चलती रहती है पार्लियामेंट में। अगर आपको कभी मौका मिले पार्लियामेंट्री डिबेट सुनने का तो उसको सुनिएगा, काफी इंटरेस्टिंग होती है। तो तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने समझ ली कि लेजिस्लेचर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। जो भी एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनकी जवाबदारी रखना भी लेजिस्लेचर बॉडी मतलब पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है। चौथी लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्लियामेंट की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को अप्रूव करता है और मॉनिटर करता है, एनुअल बजट, और ये एग्जामिन करना कि पैसा कहाँ फंड हो रहा है, कौन सी मिनिस्ट्रीज को दिया जा रहा है और कैसे यूज हो रहा है। गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट को प्रोवाइड करती है इन अ टाइमली एंड एक्यूरेट मैनर। इसी के साथ हमने चारों लेजिस्लेचर के फंक्शंस जो हैं वो ढंग से पढ़ लिए हैं। यहाँ तक हमने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कवर कर लिया है और अगला पार्ट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें हम बात करेंगे पार्लियामेंट के एग्जीक्यूटिव फंक्शन के बारे में, जुडिशरी के बारे में, और इन्हीं सब चीजों को स्टेट लेवल पे भी समझेंगे। ठीक है, अभी तक जितना भी चैप्टर था उसको मैंने बहुत ही ज्यादा इजी वे में आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इट सिंपल। बाय बाय।